गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाई एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग, जल्दी से बताइए। कैसे हैं आप सब लोग, जल्दी से बताइए। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि कल हम लोग अपना कास्टिंग स्टार्ट किए थे, तो कास्टिंग में कल हमने क्या पढ़ा था, कास्टिंग के बारे में पढ़ा था, एडवांटेज, कास्टिंग की लिमिटेशंस, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पैटर्न के टाइप, ठीक है। अलाउंसेस के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग मॉडलिंग सेंड की प्रॉपर्टी और गेटिंग सिस्टम की जो डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है, जिसमें जहां से हमारे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, टॉप गेट का और बॉटम गेट का, इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल आता ही हमारे एग्जाम्स में। तो आज हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से सबको गुड मॉर्निंग और चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉडलिंग सेंड के बारे में, फिर पढ़ेंगे मॉडलिंग सेंड की प्रॉपर्टीज और फिर गेटिंग सिस्टम के पार्ट में एंटर करेंगे। आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडलिंग सेंड से भी क्वेश्चन बनते हैं, मॉडलिंग सेंड की प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, और आपके गेटिंग सिस्टम से तो न्यूमेरिकल आपका आता ही आता है, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मॉडलिंग सेंड की। मॉडलिंग सेंड, मॉडलिंग सेंड होती क्या है। अब हम लोगों को कास्टिंग करनी है, तो हम लोगों ने जो कैविटी बनाई है, ये हमारा सपोज ये है, इसमें हम लोगों ने कुछ इस तरीके की कैविटी बनाई है। ये हमें डिजायर्ड शेप चाहिए, ये हमें डिजायर्ड शेप चाहिए। जो यहाँ पर भरा रहता है ना, रेत वगैरह, सिलिका वगैरह मिक्सचर भरा रहता है, यही हम लोग इसे ही बोलते हैं मॉडलिंग सेंड। इसे ही हम लोग बोलते हैं मॉडलिंग सेंड। जो हमारे कैविटी के आसपास का एरिया होता है, जिसमें हमारी रेत भर देते, कॉलेज में जब हम लोग प्रैक्टिकल करते थे तो रेत भर देते थे, ठीक है। उसमें हम लोग बाइंडर मिला के रेत भरते थे, क्ले मिलाते थे, तो ये सब चीजें हमारी होती हैं, ये पूरा चीजें आ जाती हैं। ये आ जाती है हमारी किसमें, ये हमारी आ जाती है सैंड के अंदर, और इसे ही हम लोग बोल देते हैं क्या, मॉडलिंग सेंड। अब इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, इसमें हमारे पास सिलिका, एक चीज सिलिका होती है, और क्या होता है, क्ले होती है, ठीक है। और हमारे पास वाटर या मॉइस्चर बोल लो, वाटर, ठीक है, और एडिटिव्स। ये चार चीजें हम लोग मिलाते हैं। अब इनकी परसेंटेज देख लो, इनकी परसेंटेज जो हमारी सिलिका होगी, ये लगभग हमारे 70 से 85% के आसपास होगी। 70 से 85% के आसपास हमारी मोल्डिंग सैंड के अंदर सिलिका होगी। 70 से 85% के आसपास हमारी सिलिका होगी, और क्ले हमारी कितनी होगी, 10 से 20% के आसपास। 10 से 20% के आसपास हमारी क्ले होगी। वाटर का कंटेंट हमारा कितना होगा, वाटर का कंटेंट हमारा 4 से 6% होगा। 4 से 6% होगा, 4 से 6% होगा, 4 से 6% होगा, ठीक है। एडिटिव्स हमारे 1 से 2%। ये एडिटिव्स हम लोग क्यों मिलाते हैं, एडिटिव्स हम लोग इसलिए मिलाते हैं कि जो हमारे जो फॉरेन पार्टिकल हैं, देखो सेम मॉलिक्यूल के बीच में तो हम लोग कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ज्वाइन हमारे हो जाएंगे। एडिटिव्स हम लोग इसलिए मिलाते हैं कि जो हमारे फॉरेन पार्टिकल हैं, ठीक है, जैसे तुम्हें सिलिका को और क्ले को जोड़ना है, ठीक है, तो वो कैसे मिक्स होंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे ज्वाइंट बनाएंगे, कैसे फॉर्मेशन देंगे। तो ये हम लोग मिलाते हैं 1 से 5% तक हम लोग एडिटिव्स को मिलाते हैं। एडिटिव्स को 1 से 5% तक
हम लोग मिलाते हैं, ये चीज़ें हम लोग इसमें मिलाते हैं। अब क्ले हमारा क्या काम करता है? क्ले हमारा काम करता है एज अ बाइंडर, बाइंडर का काम करता है। बाइंडर का काम हमारा क्या करता है? बाइंडर का काम यहाँ पर हमारा क्ले करता है। देखो इसको इस तरीके से समझो, अच्छा समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा अभी तुम्हारी सिलिका ये भरी हुई है, सिलिका है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनके बीच में एक गैप है, इनके बीच में ये गैप है, ठीक है। अभी कुछ नहीं, अभी ये सिर्फ सिलिका की ग्रेन है, सिलिका है, सिलिका है, ठीक है। इनके बीच में अभी क्ले है, क्ले सूखी क्ले है, सूखी क्ले है, तो वो कैसे बाइंडर का काम करेगी? देखो इनके बीच में ये क्ले है, ये क्ले है, यहाँ पे क्ले है, यहाँ पे क्ले है, ठीक है, यहाँ पे क्ले है, यहाँ पे क्ले है, ये क्ले है, ठीक है, ये क्ले, जो बीच के गैप है यहाँ पर क्ले, क्ले रखी हुई है, क्ले भरी हुई है, ठीक है। अब ये कैसे बाइंडर का काम किस तरीके से करेगी? अब तुम इसमें वाटर का कंटेंट मिलाना शुरू करोगे, वाटर का कंटेंट मिलाते जाओगे, ठीक है। ये जो क्ले है ये इसमें पार्टिकल में घुलती जाएगी और हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेगी, लेयर बनाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा? जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब एक लेयर इस पे बनी है और एक लेयर इस पे बनी है, तो अब इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर जो जॉइंट हम लोगों का बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, तो बस यही काम होता है हमारा बाइंडर का, कि हमारे पूरे स्ट्रक्चर को, हमारे पूरी सैंड को, मोल्डिंग सैंड को पकड़ के रखने का काम होता है बाइंडर का, ठीक है। भाई लोगों एक बार क्लास को शेयर कर दो, आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो। देखो अब बात आती है कि हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं कि हम सिलिका को किससे रिप्लेस कर सकते हैं। सिलिका को, अगर हमें सिलिका नहीं यूज करनी है, क्योंकि सिलिका का टेम्परेचर लगभग, जो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1700 डिग्री 1710 डिग्री के आसपास होता है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर। सिलिका का मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है, अब तुम्हारा क्या होता है, सिलिका का मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है लगभग 1710 डिग्री या 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है। अब तुम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? अगर तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर की कोई मटेरियल मिल गया जिसका टेम्परेचर मान लो 3000 के आसपास है या 4000 के आसपास है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो उसको कैसे रिप्लेस करोगे? उसके लिए देखो, सिलिका को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग सिरेमिक से। जहां पर हमें टेम्परेचर, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा मटेरियल का, वो कितना होगा? यहां पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा टेम्परेचर का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, वहां पर हम लोग सिलिका की जगह सिरेमिक का यूज कर सकते हैं। अगर यही टेम्परेचर बढ़ जाए, यही टेम्परेचर लगभग 4200 तक पहुंच जाए, 4200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, ठीक है, 4200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, तो यहां पर हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? यहां पर हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट यूज करते हैं, ग्रेफाइट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये तुम्हारे सिलिका के क्या कहते हैं, या फिर बोल लो सिलिका के सब्स्टिट्यूट हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दूसरा मटेरियल हम लोग यूज करेंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है, तो उस केसेस में हम लोग सिरेमिक का भी यूज कर सकते हैं और ग्रेफाइट का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं अब यहाँ, ये चीज समझ में आ गई है कि मोल्डिंग सैंड क्या क्या होता है, और मोल्डिंग सैंड के अंदर हमारे जो सिलिका, वाटर, क्ले और एडिटिव्स का क्या काम होता है, ठीक है। बाकी अभी ये सारी चीजें आगे और क्लियर हो जाएंगी। ये आगे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। बात करते हैं प्रॉपर्टीज मोल्डिंग सैंड के अंदर कौन कौन सी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड में
कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। और भाई यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, इसे मिनिमम 4 स्टार जरूर कर लेना, क्योंकि ये 5-6 प्रॉपर्टी हैं इसकी। 5-6 प्रॉपर्टी में से आपको किसी ना किसी पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी की बात करते हैं। परमेबिलिटी हमारे पास होता क्या है? देखो, परमेबिलिटी क्या होता है? ये तुम्हारी मोल्डिंग सैंड है, ये तुम्हारी कैविटी है, ये क्या है? कैविटी, ठीक, कैविटी। अब इसके अंदर मोल्टन मेटल जब आएगा, मोल्टन मेटल इसके अंदर पोर कराओगे तो क्या होगा? ये एटमॉस्फेयर में हम लोग कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर के साथ इसमें हमारी कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस भी अंदर आ जाएंगी। जो हमारा इसमें स्ट्रक्चर बनेगा, अभी हमने क्या देखा था? ये जो गैसेस आ जाएंगी, इनका स्ट्रक्चर हमने कैसे देखा था? ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देखा था, अब इनके बीच में अगर हमारे पास क्ले होगी, अगर इनके बीच में हमारे पास क्ले है, सपोज यहाँ पर, ठीक है, सूखी क्ले हमारे पास है, ठीक है, अभी उसमें हमने वाटर नहीं मिलाया है, ठीक है, तो इन गैसेस को बाहर निकलने में दिक्कत होगी। तो इन गैसेस को, जो गैसेस होल बना लेंगी, मोल्टन मटेरियल के साथ अंदर आ जाएंगी, उन गैसेस को होल बनाने, मतलब इस बाहर निकलने के लिए दिक्कत होगी। यहाँ सिलिका में अगर बिल्कुल भी कहीं पे गैप नहीं मिलेगा तो ये गैसेस कहाँ से रिमूव होंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसमें वाटर मिलाते हैं, तो ये बन जाता है, एक तो बॉन्ड बना लेता है, और बीच का जो स्पेस होता है इसको ब्लैंक कर देता है, बीच के स्पेस को ब्लैंक कर देता है। ऐसे यहाँ पे सिलिका के ग्रेन्स हैं, सपोज ये देखो, ये तुम्हारे सिलिका के ग्रेन्स हैं। अब गैस का कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे आया है तो वो स्केप यहाँ से इसके अंदर सैंड के अंदर निकल आएगा, इधर से आया है, यहाँ से आया तो इधर सैंड के अंदर निकल आएगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास क्या आता है? हमारे जितना ये वैकेंट स्पेस रहेगा उतनी इजीली हम लोग अपनी गैसेस को रिमूव कर सकते हैं। जितना हमारा वैकेंट स्पेस रहेगा उतनी इजीली हम लोग अपनी गैसेस को रिमूव कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है परमेबिलिटी। मोल्डिंग सैंड की वो प्रॉपर्टी जो गैसेस को एस्केप करने में, गैसेस को बाहर निकालने में हेल्प करती है, उसे क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। मोल्डिंग सैंड की वो प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से हम लोग गैसेस को बाहर निकालते हैं, गैसेस को एस्केप करते हैं, वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? परमेबिलिटी कहलाती है। क्लियर है? अभिषेक, सौरभ, बताओ क्लियर है भाई? ठीक है, अब परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी के लिए लिख लो, यहां से ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो लिख लो। एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू escape the
गैसेस को बाहर निकालने के लिए जो प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है, गैसेस को बाहर निकालने के लिए मॉडलिंग सैंड की जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसे क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। अब परमेबिलिटी जो हमारी होती है इसको कैलकुलेट किससे करते हैं? परमेबिलिटी को कैलकुलेट किससे करते हैं? इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं परमेबिलिटी नंबर से। इससे किसको कैलकुलेट करते हैं? इट कैलकुलेटेड बाय परमेबिलिटी नंबर से कैलकुलेट करते हैं। अब परमेबिलिटी नंबर से कैलकुलेट करते हैं। अब परमेबिलिटी नंबर क्या होता है? ठीक है, सपोज तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, या परमेबिलिटी नंबर देख लो पहले। परमेबिलिटी नंबर क्या होता है? तुम्हारा होता है परमेबिलिटी नंबर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है? तुम्हारा जो कोई भी स्पेसिमेन के लिए बात करोगे, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसकी कुछ हाइट होगी, उसका कुछ वॉल्यूम होगा। किसी स्पेसिमेन के लिए ही बात कर रहे होगे, और तुम्हारा कितना प्रेशर लगा रहे हो, कितना प्रेशर तुम लोग यूज कर रहे हो उस चीज को वहां से रिमूव करने के लिए, कितना प्रेशर यूज कर रहे हो वो, ठीक है। और ये हो गया कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हो और कितना टाइम, ठीक है। गैसेस जो तुम्हारे गैसेस हैं उनको बाहर निकलने में कितना टाइम तुम्हारा लग रहा है, ये होता है परमेबिलिटी नंबर। इसमें V है वॉल्यूम, H है तुम्हारा कोई भी सिलेंडर टाइप का तुम्हारा वो है स्पेसिमेन है, उसकी हाइट, ठीक। P है प्रेशर, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया और T है तुम्हारा टाइम। T है तुम्हारा टाइम, ठीक है। अब ये तुम्हारा परमेबिलिटी नंबर हो गया। इसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, स्टैंडर्ड केसेस में तुम्हारा जो वॉल्यूम लिया जाएगा वो कितना लिया जाता है? 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड केसेस की बात है। हाइट कितनी लेते हो? 5.08 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है। और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया लगभग 20 से 21 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में लेते हैं। 20 से 21 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बीच में लेते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना लेते हैं। 20 से 21 सेंटीमीटर के बीच में लेते हैं, 20 से 21 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास परमेबिलिटी नंबर हमारा किस रेंज में होना चाहिए, कितनी रेंज में होना चाहिए। एक इसकी रेंज वैल्यू, जिसके जो परमेबिलिटी नंबर हमारा किस रेंज में होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 60 से 120 के बीच में। परमेबिलिटी नंबर जो हमारा होना चाहिए वो 60 से 120 के बीच में होना चाहिए, किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी सैंड के लिए ये होना चाहिए। किसी भी स्पेसिमेन के लिए अगर हम लोग परमेबिलिटी नंबर निकालेंगे तो हमारा 60 से 120 के बीच में आना चाहिए, 60 से 120 के बीच में आना चाहिए, ठीक। अब एक चीज बताओ कि तुम्हारी परमेबिलिटी अगर वाटर के साथ कंपेयर करोगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट आएगा। परमेबिलिटी तुम्हारी किस पॉइंट पे तुम्हें मैक्सिमम मिलेगी। वाटर के साथ अगर तुम परमेबिलिटी को कंपेयर करोगे तो तुम्हारी परमेबिलिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगी, बताओ जल्दी से अभिषेक। और हाँ, यहां पर एक चीज याद रखना, परमेबिलिटी नंबर में जो हम लोग टाइम लेते हैं, ये टाइम हम लोग जो ले रहे हैं, ये टाइम हम लोग ले रहे हैं सेकंड, टाइम हम लोग ले रहे हैं मिनट में, और प्रेशर किस में ले रहे हैं? प्रेशर ले रहे हैं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। टाइम हम लोग यहां पे मिनट में लेते हैं। देखो अब ये तुम्हारी परमेबिलिटी, ये तुम्हारी परसेंटेज ऑफ
वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर। ठीक, ये तुम्हारी परमेबिलिटी। अभी हमने ये ग्राफ, ये डायग्राम देखा था, ये डायग्राम देखा था। अब गैसेस तुम्हारी हैं इसके अंदर, गैसेस तुम्हारी इसके अंदर, गैसेस तुम्हारी इस मोल्टन मेटल्स में, मोल्टन मेटल के साथ इंटर हुई हैं तुम्हारी कैविटी में। ठीक है, अब उनको बाहर कैसे निकाला जाएगा? उनको बाहर निकालने के लिए हमारे ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप है, वो खाली होना चाहिए। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप खाली होगा तभी तो हमारी गैसेस वहां से एस्केप कर पाएंगी, वहां से एस्केप कर पाएंगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम कितना वाटर मिलाएंगे, कितना वाटर मिलाएंगे कि परमेबिलिटी नंबर, ये हमारी गैसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस हिसाब से वाटर मिलाएंगे। ठीक, तो अब ये देखो ग्राफ क्या है हमारे पास। जो हम लोग वाटर मिलाते हैं वो वाटर लगभग 6 से 8% तक वाटर मिलाते हैं, 6 से 8% तक वाटर मिलाते हैं। उस केस में ही हमारा क्या होता है, एडिटिव्स जो हमारा क्ले होती है वो बाइंड करती है। अब ज्यादा कर दोगे तो फिर जो बैकेंट स्पेस है ना, बैकेंट स्पेस है, क्ले भी तो एक मतलब मिनिमम अमाउंट तक, किसी एक अमाउंट तक ही बाइंड करने का काम कर पाएगा। अगर ज्यादा पानी मिला दोगे तो जो स्पेस है वहां पर मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, पानी जमा हो जाएगा, तब भी हमारी गैसेस एस्केप नहीं हो पाएंगी। तो ये हमारा सपोज 2% है, ये 4, ये 6% है, ये 8% है, ठीक, ये 10, ये 12। हम लोग स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा अपना पानी मिलाया, ठीक, तो ये नहीं हुआ। 8% पे जाके, 8% पे जाके, लगभग 8% पे जाके, 8% पे जाके परमेबिलिटी तुम्हें क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। 8% वाटर के केस में परमेबिलिटी मैक्सिमम होती है। 8% वाटर के केस में परमेबिलिटी जो होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, पहले क्या करेगी परमेबिलिटी, पहले इंक्रीज करेगी, 8% तक इंक्रीज करेगी, 8% के बाद डिक्रीज करेगी। पहले 8% तक, 8% तक इंक्रीज करेगी, इनिशियली इसको लिख लो इस तरीके से, इनिशियली टिल 8% permeability increase, after decrease। ठीक है, पहले 8% तक हमारी परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी, उसके बाद हमारी परमेबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी कि अगर हम लोग 8% से ज्यादा पानी मिला देंगे, 8% से ज्यादा पानी मिला देंगे तो उसमें क्या होने लगेगा, तो जो बैकेंट स्पेस बचेगा ना मॉलिक्यूल्स के बीच, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा और फिर हमारी गैसेस एस्केप हो नहीं पाएंगी। ठीक है, तो ये आपका परमेबिलिटी नंबर हो गया। यहां से आपसे ये फॉर्मूला पूछ सकता है, या फिर किस लिए यूज, परमेबिलिटी किस लिए यूज होती है, इसको किस से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, या फिर इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमेबिलिटी का वाटर के साथ क्या इंपैक्ट पड़ता है, परमेबिलिटी के साथ वाटर का परमेबिलिटी के साथ क्या इंपैक्ट है, और किस पॉइंट, किस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू देती है हमें वाटर की, कितने परसेंटेज वैल्यू पर परमेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग, इतना क्लियर है भाई, बता दो फिर आगे चलते हैं। इतना क्लियर है भाई? सौरभ, अभिषेक, देखो दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्ट्रीनेस। रिफ्रैक्ट्रीनेस ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो तुम लोग यहां पर, ये कैविटी है, ठीक है, इसमें मोल्टन मेटल डाला, इसमें मोल्टन मेटल
पोर कराया, ठीक, मोल्टन मेटल पोर कराया, तो जो सैंड है, ये सैंड की ब्रो प्रॉपर्टी होती है कि सैंड बिना फ्यूजन के इस मोल्टन मेटल को विदस्टैंड कर ले। फ्यूजन क्या मतलब हो गया, देखो जैसे इसका तो मोल्टन मेटल का तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, हाई टेम्परेचर से हम लोग मोल्टन मेटल गिराएंगे, क्योंकि अगर मेटल कोई तुम लोग मेल्ट करा रहे हो तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा ही होगा। ऑलमोस्ट जो भी हमारे पास मोल्डिंग सैंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके टेम्परेचर के आसपास की रेंज में हमारे पास उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब हमारा बिना फ्यूजन हुए कि हमारे सैंड पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, हमारी जो मोल्डिंग सैंड है उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े और मोल्टन मेटल के टेम्परेचर को रेजिस्ट कर जाए सैंड, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्रैक्ट्रीनेस होती है। वो प्रॉपर्टी आपकी रिफ्रैक्ट्रीनेस होती है। इसे बोल सकते हो एबिलिटी ऑफ अ सैंड, चलो लिख लो इसको, एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड to withstand high temperature without फ्यूजन। क्या हुआ, मतलब मोल्डिंग सैंड की ब्रो प्रॉपर्टी जो हाई टेम्परेचर को तो रेजिस्ट कर रहे, लेकिन उसमें कोई किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्रैक्ट्रीनेस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है फ्लोएबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड। ये हम लोग किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मोल्डिंग सैंड की पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो भी बात करेंगे मोल्डिंग सैंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक होती है फ्लूइडिटी और एक होती है फ्लोएबिलिटी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, फ्लूइडिटी जो होती है वो मोल्टन मेटल की होती है, मोल्टन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, और फ्लोएबिलिटी क्या होती है, तुम्हारी जो सैंड की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है। गुड मॉर्निंग तौफीक, ठीक है। बस इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, सपोज ये तुम्हारा कोई एक बॉक्स है, ठीक है, मोल्डिंग सैंड का बॉक्स है, ये पैटर्न है तुम्हारा कुछ इस तरीके का। तुम्हें कास्टिंग चाहिए, कुछ इस शेप की कास्टिंग चाहिए, अब मटेरियल तुमने सैंड को इसमें डाला, तो सैंड के अंदर सैंड की वो प्रॉपर्टी जो मतलब हर इस जगह पे, इनके हर गैप में, हर कोने में इजीली मूव हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर तरीके से सैंड फिल नहीं होगी, तो हमारी कैविटी जो है, कैविटी खराब हो सकती है, क्योंकि मोल्टन मेटल का हमारा टेम्परेचर हाई होता है। तो यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्ट्रीनेस की जो देखा था पिछली प्रॉपर्टी, उसकी वजह से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डैमेज आ सकता है। इसलिए यहाँ मतलब हर एक कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप हो, प्रॉपर तरीके से आपकी मोल्डिंग सैंड फिल होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से मोल्डिंग सैंड आपकी फिल होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, मुकुट अभिषेक लिख रहा है मुकुट, जैसा मुकुट में देखा है, क्या कहते हैं कि डिजाइन किस तरीके से होती है, या फिर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, उस केस में भी आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। वैसे उसमें तो जो हम लोग पैटर्न यूज करते हैं वो वैक्स के पैटर्न यूज करते हैं, वैक्स के या मरकरी के। लेकिन इसके लिए बता रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप का ऑब्जेक्ट बनाना है, सैंड जो है इजीली फ्लो कर जानी चाहिए, हर एक कॉर्नर में फ्लो कर जानी चाहिए इजीली, ठीक है।
क्लियर है इतना भाई? ये क्लियर है? तो क्या इसे क्या लिख सकते हो? एबिलिटी टू मोल्डिंग सैंड, एबिलिटी टू मोल्डिंग सैंड to fill all corners of the casting shape. कास्टिंग शेप के सभी कॉर्नर तक जो हमारी सैंड है वो पहुंच जानी चाहिए। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसे बोलते हैं फ्लोएबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड। अब इसका फ्लोएबिलिटी का हमारे पास क्या होता है? कुछ गलत लिख दिया क्या? ये 2 नहीं है, थैंक यू अभिषेक। ठीक है, अब देखो फ्लोएबिलिटी का वाटर के साथ क्या इंपैक्ट होता है। फ्लोएबिलिटी का वाटर के साथ क्या इंपैक्ट होता है? ठीक है, तुम्हारी फ्लोएबिलिटी, ठीक, ये तुम्हारी परसेंटेज ऑफ वाटर, इसका हमारे वाटर के साथ क्या इंपैक्ट होता है? पहले हम लोग जब फ्लोएबिलिटी का किस तरीके से देखोगे, तुम्हारा मटेरियल, तुम्हारी जो सैंड है वो कितने अच्छे तरीके से फ्लो कर सकती है, कितने अच्छे तरीके से फ्लो कर सकती है, उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? उसके लिए तुम्हारे पास जो गैप है वो जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप हैं वो अच्छे तरीके से खाली होने चाहिए। ठीक है, खाली होने चाहिए। जब इसमें तुम वाटर का कंटेंट मिलाओगे, वाटर का कंटेंट जब मिलाना शुरू करोगे, वाटर का कंटेंट मिलाओगे, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। फ्लोएबिलिटी में पहले हमारा वाटर का कंटेंट जब मिलाते हैं तो डिक्रीज करता है। सपोज ये 2%, ये 4%, ये 6%, ठीक है, और इधर 8%, ये आपका 10%। तो ये जो मिनिमम वैल्यू देता है ना, फ्लोएबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? फ्लोएबिलिटी की मिनिमम वैल्यू होती है आपकी 7 से 8 बोल लो या 6 से 8% बोल लो, 6 से 8% के बीच में फ्लोएबिलिटी की मिनिमम वैल्यू होती है। फ्लोएबिलिटी की मिनिमम वैल्यू होती है आपकी 6 से 8% के बीच में, 6 से 8% के बीच में मिनिमम वैल्यू आपकी होती है फ्लोएबिलिटी की। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहां से क्या पूछ सकता है? यहां से पूछ सकता है, ये वैल्यू पूछ सकता है। वैल्यू में आपको 7 से 8 दे देगा, ठीक है, 7 से 8 दे देगा, नहीं तो 7.5 के आसपास दे देगा। ठीक है, 6 से 8 के बीच में एक ही ऑप्शन देगा, 6 से 8 के बीच में एक ही ऑप्शन देगा, 6, 7, 8 दे या 6.5, 7.5 या कुछ भी और वैल्यू देगा, एक ही ऑप्शन देगा, बाकी ऑप्शन अलग अलग होंगे। तो 6 से 8 के बीच में, क्योंकि इसमें तीन बुक पढ़ोगे ना, तो 3 बुक में ये अलग अलग तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। किसी में 6 से 8 मिलेगी, किसी में 6.5 मिल जाएगी देखने को, किसी में 7.5 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस केस में तुम ये याद रखना कि 6 से 8% के बीच में होती है और 6 से 8% के बीच का ही ऑप्शन को टिक करके आना है। ये पूछेगा कहां पहले क्या होता है? डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है, हर कॉर्नर में पहुंच जाए फ्लो। इसकी डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, इसे समझने के लिए कुछ नहीं है। सैंड जो है तुम्हारी हर कॉर्नर में कॉम्प्लेक्स शेप में इजीली पहुंच जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी पे, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ मोल्ड। जो तुम्हारी सैंड की स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ को फाइन ग्रेन
सही बता रहे हो, फाइन ग्रेन जो होंगी वो आसानी से फ्लोएबल होंगी, जो तुम्हारी कोर्स ग्रेन होंगी वो उसमें टाइम लगेगा। क्या कहते हैं, देखो फाइन ग्रेन में पार्टिकल तुम्हारे छोटे छोटे होंगे, कोर्स ग्रेन में बड़े बड़े होंगे, ठीक है, तो फ्लोएबिलिटी में तुम्हारा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम कंज्यूम होगा। बात आती है स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ की बात आती है तो इधर देखो, इसमें तुम्हारे पास 3 टाइप की स्ट्रेंथ आती हैं, एक ग्रीन स्ट्रेंथ, एक ड्राई स्ट्रेंथ और एक हॉट स्ट्रेंथ। फिर भाई एक ये तुम्हारा मोल्ड बना, इसमें मोल्टन मेटल डाला, ठीक, ये तुम्हारा सैंड फिल है, सैंड फिल है, सैंड मोल्टन मेटल इसमें तुमने पोर कराया, ठीक है। अब क्या होगा, मोल्टन मेटल पोर कराओगे, मोल्टन मेटल पोर कराओगे, अभी क्या है, अभी इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, अभी जो तुम्हारी सैंड है इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। मॉइस्चर जब प्रेजेंट होगा सैंड के अंदर और मोल्टन मेटल को पोर कराओगे तो इस सैंड को बोलेंगे ग्रीन सैंड, इस सैंड को बोलेंगे ग्रीन सैंड, और जो स्ट्रेंथ हमें मिलेगी उसे बोलेंगे ग्रीन स्ट्रेंथ। इस सैंड को बोलेंगे ग्रीन सैंड और जो स्ट्रेंथ हमें मिलेगी उसे बोलेंगे ग्रीन स्ट्रेंथ, ठीक। ये लिख नहीं रहे हैं भाई, लिख लेना है इस चीज को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रीन सैंड बोलते हैं, इस सैंड को ग्रीन सैंड बोलोगे और स्ट्रेंथ जो मिलेगी यहां से उसे बोलोगे ग्रीन स्ट्रेंथ। ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होती है, जब तुम्हारे पास मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट हो, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट हो, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलोगे, उसे क्या बोलोगे, ग्रीन सैंड बोलोगे, ग्रीन स्ट्रेंथ बोलोगे, ठीक। अब बात करते हैं ड्राई स्ट्रेंथ की। अब क्या हुआ, अब कुछ टाइम के बाद जब तुमने मोल्टन मेटल इसमें, अब मोल्टन मेटल इसमें आ गया है, अब मोल्टन मेटल तुम्हारा इसमें आ गया है, मोल्टन मेटल इसमें तुम्हारा भरा हुआ है, ये मोल्टन मेटल भरा हुआ है। अब मोल्टन मेटल भरा हुआ है, मोल्टन मेटल का टेम्परेचर तुम्हारा बहुत ज़्यादा हाई है, उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, जो मॉइस्चर कंटेंट है यहाँ पर, मॉइस्चर कंटेंट जो आपके यहाँ पर थे, मॉइस्चर कंटेंट जो आप लोगों के थे यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट आपके थे वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ से क्या होने लगेंगे, वो यहाँ से इवेपोरेट होने लगेंगे, वो यहाँ से इवेपोरेट होने लगेंगे, ठीक है, वो यहाँ से इवेपोरेट होने लगेंगे। जब मॉइस्चर कंटेंट नहीं रह जाता है, मॉइस्चर कंटेंट आपका नहीं रह जाता है, वो सैंड आपकी क्या कहलाती है, ड्राई सैंड। ड्राई सैंड, ये आपकी सैंड कौन सी हो जाएगी, ये जो सैंड आपको मिलेगी ये बोली जाएगी ड्राई सैंड, ड्राई सैंड। ड्राई सैंड, ड्राई सैंड मिलेगी, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी ये आपकी होगी ड्राई स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक, ड्राई स्ट्रेंथ होगी, ये आपकी ड्राई स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। जब मॉइस्चर कंटेंट आपका प्रेजेंट नहीं है तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी ड्राई स्ट्रेंथ। When moisture content evaporated, जब मॉइस्चर कंटेंट हमारा इवेपोरेट हो जाता है तो उसके बाद हमें कौन सी स्ट्रेंथ मिलती है, हमें मिलती है ड्राई स्ट्रेंथ। अब तीसरे टाइप की बात आती है, तीसरा टाइप हमारा यही, फिर हमारा वही मोल्ड है। अब हमारी पहले क्या था, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट था, तब हमें मिल रही थी ग्रीन सैंड और ग्रीन स्ट्रेंथ। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास इवेपोरेट हो गई हमारी जो भी गैसेस थी, ठीक है, इवेपोरेट हो गई, मॉइस्चर कंटेंट हमारा सारा इवेपोरेट हो गया। अब फिर इसमें मोल्टन मेटल तो तुम्हारा फिल है, मोल्टन मेटल तुम्हारा यहाँ पर पूरा फिल है, ठीक। इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब जब कुछ टाइम के बाद ये जो तुम्हारे सैंड के पार्टिकल हैं, ये जो सैंड के पार्टिकल हैं, इस पे ये जो सैंड के पार्टिकल हैं अब ये गर्म होने लगेंगे,
अब ये गर्म होने लगेंगे। अब जब ये गर्म हो जाएंगे, गर्म होने से क्या होगा, जो हमें सैंड मिलेगी वो क्या होगी, जो हमें सैंड मिलेगी वो क्या, उस क्या कहेंगे, हॉट सैंड, हॉट सैंड, हॉट सैंड। और इसकी स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे, हॉट स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ। ठीक, हॉट स्ट्रेंथ में क्या होता है, जब तुम्हारा सैंड पार्टिकल जो है वो गर्म हो जाते हैं, उस स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं हॉट स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ। पढ़ाएंगे अभिषेक पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं हॉट स्ट्रेंथ। ठीक, ये तुम्हारा क्लियर है। बस इसमें यही 3 चीजें हैं कि जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रीन सैंड। जो वहां से जो स्ट्रेंथ आएगी उसे बोलेंगे हम लोग ग्रीन स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इवेपोरेट होने लगेगा, उसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, ड्राई सैंड बनेगी, ड्राई स्ट्रेंथ होगी, उसे क्या बोलेंगे, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी ड्राई स्ट्रेंथ होगी। इस केस में हमारे पास क्या होता है, मॉइस्चर जो हमारा है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, जब हमारा अब सैंड मॉइस्चर भी हमारा नहीं है तो उसके बाद हमारा सैंड जो है, सैंड ही तो गर्म होगा, सैंड ही तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो मोल्टन मेटल की हीट होगी उसे अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा। तो उसकी वजह से क्या मिलेगा, हमें हॉट सैंड मिलेगी। और स्ट्रेंथ कौन सी मिलेगी, हॉट स्ट्रेंथ मिलेगी। ये हो गया, ये क्लियर है। क्या कह रहे हो अभिषेक, क्या कह रहे हो, ड्राई स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे? चलो, क्या आप बोलना क्या चाह रहे हो भाई, ये बताओ। इसको ड्राई स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे। जब तुम्हारा जो भी तुम्हारे पार्टिकल है, जो तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा तो उस स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे, ड्राई स्ट्रेंथ बोलते हैं। और उस सैंड को क्या बोलते हैं, ड्राई, उस सैंड को ड्राई सैंड बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम है अभिषेक, बताओ। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है माउल्ड हार्डनेस, माउल्ड हार्डनेस, माउल्ड हार्डनेस, माउल्ड हार्डनेस। ठीक है, माउल्ड हार्डनेस, ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, ये प्रॉपर्टी हमारी होती है सरफेस की प्रॉपर्टी, सरफेस प्रॉपर्टी। सरफेस प्रॉपर्टी कैसे, ठीक, ये तुम्हारा कोई मोल्डिंग सैंड है, इसमें कैविटी है। ठीक, अब यहां से ये कितना हार्ड है, कितना हार्ड है, ये सरफेस जो है ये कितनी हार्ड है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी शो करेगी, ये प्रॉपर्टी शो करेगी तुम्हारा हार्डनेस शो करेगी। ठीक है, ये जो होती है इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी है जो इरोजन होने से बचा है, इरोजन होने से बचा है, इस सैंड का इरोजन होने से बचा है, इस सैंड का इरोजन होने से बचा है। वो एबिलिटी हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी एबिलिटी कहलाती है माउल्ड हार्डनेस। माउल्ड हार्डनेस हमारी क्या होती है, माउल्ड हार्डनेस हमारी वो होती है जो हमारी, जब हम लोग मोल्टन मेटल पोर कराएंगे तो जो सैंड का इरोजन होने से बचा है, सैंड का इरोजन होने से बचा है, वो प्रॉपर्टी हमारी माउल्ड हार्डनेस होती है। और बस ये याद रखना कि ये प्रॉपर्टी जो होती है सैंड की सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, सैंड की सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कोलैप्स,
कोलैप्स एबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी, ये डबल एल ही बनेगा यार यहाँ पे, ठीक है, कोलैप्सिबिलिटी। अब ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये तुम्हारे पास सपोज वही एक माउल्ड कैविटी है, ये इसमें तुम्हारा मोल्टन मेटल फिल है, मोल्टन मेटल तुम्हारा यहाँ पर फिल है, ये तुम्हारा मोल्टन मेटल फिल है। अब तुम्हारा जो ये सैंड है, ये सैंड है, ठीक है, जब मोल्टन मेटल तुम्हारा ठंडा होगा, मोल्टन मेटल तुम्हारा ठंडा होगा, मोल्टन मेटल तुम्हारा ठंडा होगा, तो क्या करेगा, वो श्रिंक करने की कोशिश करेगा, वो श्रिंक करने की कोशिश करेगा, श्रिंक करने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा, और ये जो है जो ज्वाइंट बना लेता है, सैंड जो है इस मोल्टन मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बना लेता है, स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बना लेता है पूरा, स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बना लेता है पूरा। हाँ, माउल्ड हार्डनेस जो होती है, माउल्ड हार्डनेस जो होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है, और एवरेज जो आती है, एवरेज 60 से 80 के बीच में आती है, एवरेज 60 से 80 के बीच में आती है। अभिषेक, कोलैप्सिबिलिटी में क्या होता है, कोलैप्सिबिलिटी में तुम्हारा जो मोल्टन मेटल जब तुमने पोर कराया, मोल्टन मेटल तुमने पोर कराया, उसके बाद क्या होगा, जो सरफेस होगी, सैंड होगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट क्रिएट कर लेगी, स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट क्रिएट कर लेगी, और मोल्टन मेटल ठंडा होता है तो उसे क्या चाहिए, वो श्रिंक होगा, वो श्रिंक होने की कोशिश करेगा, श्रिंक होने की कोशिश करेगा, तो यही जो होता है जब जो इसे पकड़ के रखता है, सैंड की वो एबिलिटी जो सैंड को बिल्कुल चेंज ना होने दे, उसकी प्रॉपर्टी उसको बिल्कुल श्रिंक ना करने दे, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है कोलैप्सिबिलिटी, वो हमारी क्या कहलाती है, कोलैप्सिबिलिटी, ठीक है, कोलैप्सिबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी, ठीक। इस केस में हमारे पास कोलैप्सिबिलिटी, सपोज इस तरीके से समझो, ये तुम्हारा कोई एक सैंड है, अब तुम्हारा कोई मटेरियल भरा है और वो श्रिंक होने की कोशिश कर रहा है, और ये जो यहाँ पर जो जॉइंट बने हैं, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइट स्ट्रॉन्ग बना लिए हैं। अब इनको कैसे तुम लोग चेक करोगे, इनको कैसे चेक करा जाएगा, ठीक है, इनको कैसे तुम लोग देखा जाएगा, तो ये तुम्हारी हो जाएगी पुअर कोलैप्सिबिलिटी, मतलब जो अपना श्रिंक करने दे वो कोलैप्सिबिलिटी अच्छी है, जो श्रिंक ना करने दे वो कोलैप्सिबिलिटी हमारी अच्छी नहीं है। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अब दो प्रॉपर्टी हैं, एक आपकी कोहेसिव और एक आपकी है एडहेसिव। कोहेसिव क्या होता है, आपका सेम मॉलिक्यूल के बीच में ज्वाइंट बनेगा, बॉन्ड बनेगा। एडहेसिव क्या होता है, आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बच्ची, कोहेसिव, एडहेसिव। कोहेसिव इसमें कुछ नहीं है, सेम मॉलिक्यूल, बॉन्ड बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, बॉन्ड बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। एडहेसिव में क्या होगा, डिफरेंट, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग कुछ किसकी बात कर रहे हो अभिषेक, हार्डनेस को तौफीक BHN में मेजर किया जाता है, BHN में मेजर किया जाता है। जो भी टेस्ट तुम फॉर्म करो हार्डनेस को पता करने के लिए, हार्डनेस को पता करने के लिए जो भी टेस्ट फॉर्म करोगे उससे फॉर्म होगा। यहाँ पर जो हार्डनेस हम लोग फॉर्म करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग हार्डनेस को फॉर्म करते हैं, ये हम लोगों को क्या कहते हैं, परमेबिलिटी नंबर के थ्रू हम लोग वहां से फाइंड कर सकते हैं। अभिषेक क्या पूछ रहे हो,
तुम्हारी कोलैप्सिबिलिटी वो होनी चाहिए जो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन को होने दे, क्योंकि अगर कास्टिंग हमारी सही से नहीं हुई, प्रॉपर कास्टिंग नहीं हो पाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हमारा नहीं हो पाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा, प्रोडक्ट है हमारा वो खराब हो जाएगा। इसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हमारा हो, हमारा कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ एडहेसिव मटेरियल्स को मिलाते हैं, एडहेसिव मटेरियल्स को मिलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसमें कौन कौन से मटेरियल को मिलाते हैं, जैसे जो देखा होगा लकड़ी का बुरादा जिसे बोलते हैं सॉडा वुड, क्या बोलते हैं उसे, वुड फ्लोर करके बोलते हैं, वो मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, वुड फ्लोर, इसको मिलाते हैं, इसे बोलते हैं लकड़ी का बुरादा। मिलाते हैं किस लिए मिलाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए और परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग मिलाते हैं, परमेबिलिटी को और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए मिलाते हैं। इसमें हम लोग और क्या क्या चीजें मिला सकते हैं, स्टार्च भी मिलाते हैं, स्टार्च भी यही काम करता है, स्टार्च भी हमारा परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो चीज स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, परमेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, वो कोलैप्सिबिलिटी भी अच्छी देगी, तो इन दोनों का क्या काम हो जाता है, कोलैप्सिबिलिटी जो होती है उसको भी अच्छा प्रोवाइड करते हैं, कोलैप्सिबिलिटी भी अच्छी मिलती है। ठीक है, क्लियर है। अब तुमने अभी पढ़ा था हॉट स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ के लिए, हॉट स्ट्रेंथ अगर तुम्हें इंक्रीज करनी है तो उसके लिए तुम लोग क्या मिलाओगे, उसके लिए तुम लोग मिलाओगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, या इसे बोलते हैं एल्यूमिना। ये किस लिए मिलाते हैं, टू इंक्रीज हॉट स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए ये मिलाओगे, हॉट स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए एल्यूमिना को मिलाते हैं, हॉट स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए एल्यूमिना को मिलाते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब यहां तक ना समझ में आया हो तो बताओ, यहां तक ना समझ में आया हो तो बताओ। जल्दी से बताओ, फिर चलते हैं आगे, गेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। अभिषेक, तौफीक, सौरभ, बताओ क्लियर है यहां तक। चलो चलते हैं अब अपने गेटिंग सिस्टम में। गेटिंग सिस्टम में अब हम लोग गेटिंग सिस्टम में, अब बोलोगे कि सर ये यहाँ पर हमने डायरेक्टली इसे क्यों नहीं मोल्ड करा दे सकते, गेटिंग सिस्टम की हमें क्या जरूरत पड़ी। गेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है मोल्टन मेटल को फ्लो कराने के लिए, हम लोग कैविटी तक फ्लो कराने के लिए जिस भी सिस्टम का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मोल्टन मेटल को कैविटी तक ले जाने के लिए जिन भी सिस्टम का यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं गेटिंग सिस्टम, उन्हें बोलते हैं गेटिंग सिस्टम। ठीक है, गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब अगर डायरेक्ट पोर करा दिया मेटल और तुम्हारा जो है डैमेज आ गया, तुम्हारा कोई डिफेक्ट फॉर्म हो गया, डायरेक्ट तुम अगर मेटल पोर करा दे रहे हो, डायरेक्ट तुमने मेटल पोर कराया, क्या कह रहे हो अभिषेक,
अभिषेक पूरी बात लिखो, क्या कह रहे हो। देखो अगर डायरेक्ट मोल्टन मेटल पोर करा दिया इसमें तुमने कैविटी में, तो कैविटी क्या हो सकती है, कैविटी डैमेज हो सकती है। इसलिए हम लोग गेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, गेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, गेटिंग सिस्टम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, गेटिंग सिस्टम का यूज अपने जो भी मोल्टन मेटल है उसको कैविटी तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, कैविटी तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अब यहां पर हमारा एक डायग्राम देख लेते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके का हमारा सिस्टम होता है पूरा। ये तुम्हारा पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है, पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है। इसमें देखो क्या क्या होता है, ये तुम्हारी इधर इस पार्ट में क्या है, सैंड फिल है, ये तुम्हारी सैंड फिल है, ये सब तुम्हारी सैंड है। ठीक, ये तुम्हारी नीचे सैंड है, ये तुम्हारी इधर सैंड है। सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले बात आती है ये क्या चीज है, ये है तुम्हारा पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन है। इसमें जो हम लोग मोल्टन मेटल सबसे पहले पोर कराएंगे, सबसे पहले हम लोग मोल्टन मेटल पोर कराएंगे, मोल्टन मेटल पोर कराएंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोग यहाँ से इससे ही पोर कराते हैं, इससे ही पोरिंग बेसिन की हेल्प से ही हम लोग डालते हैं। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्प्रू, 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 ये हमारे पास है स्प्रू। यहाँ पर हमारे पास लगा होता है, यहाँ पर हमारे पास लगा होता है एक स्ट्रेनर, स्ट्रेनर। ठीक, स्ट्रेनर। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नीचे जो देख रहे हो ये हमारे पास होता है स्प्रू, स्प्रू वेल। ये आपका हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है स्प्रू वेल। ठीक है, अब ये आपका है रनर, रनर। ठीक, रनर। यहां पर आपका होता है, यहां पे आपका ये कुछ इस तरीके का होता है, इसे बोलते हैं स्किन बॉब, स्किन बॉब। ठीक है, यहां पर आपका ये जो है ये आपका गेट है। ठीक, ये आपका क्या है, कैविटी है। ये क्या है, आपका राइजर है। ये गेटिंग एलिमेंट के ये पार्ट होते हैं, गेटिंग एलिमेंट के ये पार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहीं से समझ लो, यहीं से समझ लो, बार बार इसका डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आगे बताने वाली होंगी वो मैं यहीं से समझा दूंगा। देखो पोरिंग बेसिन क्या होता है, पोरिंग बेसिन की हेल्प, पोरिंग बेसिन से हम लोग यहाँ से मोल्टन मेटल को हम लोग पोर कराएंगे। एक अलग से डायग्राम बना लेना, चलो यार बना देता हूँ। ये इसका ये तुम्हारा पूरा गेटिंग सिस्टम है, इसका ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पोरिंग बेसिन की। पोरिंग बेसिन ठीक है, कुछ इस तरीके का है। हम लोग पोरिंग बेसिन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मोल्टन मेटल को इसमें डालेंगे, मोल्टन मेटल को डालेंगे। मोल्टन मेटल को डालने से हमारे पास क्या होगा,
कुछ अमाउंट तक, यहाँ तक पहले मोल्टन मेटल फिल होगा, मोल्टन मेटल तुम्हारा यहाँ तक जो होगा वो फिल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाना शुरू करेगा। ये तुम्हारा सपोज डायमीटर यहाँ पर डी दे रखा है, ये तुम्हारा डी दे रखा है, तो यहाँ से स्प्रू बेसिन की जो हाइट होगी, पोरिंग बेसिन की हाइट होगी, ये कितनी होगी 2.5 डी, 2.5 डी, 2.5 डी आपकी ये होगी, 2.5 डी आपकी हाइट होगी। अगर ये आपका डी है, ये आपका डी है, यहाँ से आपके डायमीटर जो है स्प्रू का इनलेट डायमीटर आपका डी है, तो पोरिंग बेसिन की जो हाइट होगी ये 2.5 डी होगी, 2.5 डी होगी। क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है कि ये हम लोग क्यों पोरिंग बेसिन हम लोग इस तरीके से क्यों बनाते हैं। पोरिंग बेसिन हमारा क्या होता है, पोरिंग बेसिन में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा मोल्टन मेटल कंटिन्यू प्रेजेंट है, यहाँ से मोल्टन मेटल आएगा, फिर पोर करेगा, फिर पोर करेगा, स्प्रू में आएगा। अच्छा, फिर पोरिंग बेसिन तुम्हारा स्प्रू में पोर करेगा, पोरिंग बेसिन स्प्रू में पोर करेगा। तो अब क्या बोल सकते हो, अब इसे बोल सकते हो, पोरिंग बेसिन को क्या बोल सकते हो, रिजर्वायर, रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल। तुम्हारा मोल्टन मेटल का रिजर्वायर है, तुम्हारा मोल्टन मेटल का रिजर्वायर क्या है, पोरिंग बेसिन तुम्हारा मोल्टन मेटल का रिजर्वायर हो गया, ठीक है। अब ये पोरिंग बेसिन हम लोगों ने इसीलिए बनाया है कि हम लोग डायरेक्ट मोल्ट अपना जो मोल्टन मेटल है वो कैविटी में ना डालें, कैविटी को डैमेज होने से बचाए। तो क्या बोल सकते हैं, इट रिड्यूस द कैविटी इरोजन। ये क्या करता है, कैविटी को इरोजन होने से बचाता है, कैविटी को इरोजन होने से बचाता है। और अब तुम्हारे मन में एक चीज आ रही होगी कि ये जो है ये तिरछी बनाते हैं, एक साइड जो होती है पोरिंग बेसिन की, इसे बोलते हैं तिरछा, इंक्लाइंड बोलते हैं या स्लैंट बोलते हैं। स्लैंट हम लोग क्यों बनाते हैं, पोरिंग बेसिन की एक साइड जो है, ये वाली साइड, पोरिंग बेसिन की ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है, ये हम लोग स्लैंट बनाते हैं। स्लैंट बनाते हैं, स्लैंट क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं कि वर्टेक्स फॉर्मेशन ना हो, वर्टेक्स फॉर्मेशन ना हो, इस वजह से हम लोग इसको स्लैंट बनाते हैं, इस वजह से इसको स्लैंट बनाते हैं, ठीक है। अब तुम देखो वर्टेक्स क्या होता है तुम्हारा सपोज ये पानी, तुमने बोतल को ऐसे घुमाया, ये जो चीज़ें जब बोतल को घुमाओगे, जब बोतल अपने हाथ से रोक दोगे तो नीचे देखोगे एक मोशन तुम्हारा इस तरीके का कर्वीलीनियर करके, कर्वीलीनियर तुम्हें मोशन दिखेगा, इस तरीके का, इस तरीके का पूरी बोतल में तुम्हें मोशन होता हुआ दिखेगा। तुम्हारा बीच से लगेगा तुम्हें कि वाटर तुम्हारा नीचे है, ठीक है, बाकी दोनों साइड से ऊपर है, बाकी दोनों साइड से ऊपर है। तो यही जो मोशन फॉर्म हो जाता है इसे ही बोलते हैं वर्टेक्स मोशन, ठीक, इसे ही बोलते हैं वर्टेक्स मोशन। तो स्लैंट हम लोग क्यों बनाते हैं, स्लैंट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि रिड्यूस कर सके वर्टेक्स मोशन को। For avoiding the vortex motion, we provide the slant one side of पोरिंग बेसिन, ठीक है। तौफीक अभी बता दिया हूं, ये एग्जांपल समझ लो। वर्टेक्स फॉर्मेशन जो है ये तुम्हारा एफएम का टॉपिक है, जब एफएम पढ़ाएंगे तो, क्योंकि ये टॉपिक है कि अभी समझाने लगेंगे कि 15-20 मिनट ले लेगा, और अभी ये टॉपिक कंप्लीट कर लो। बस ये थोड़ा सा बोतल में पानी लेना, ठीक है, अब बोतल को कस के हिलाना, ठीक है। तो जो नीचे फॉर्म होगा ना, नीचे जब बोतल तुम रोक दोगे, हिलाना बंद कर दोगे, तो तुम्हें दिखेगा इस तरीके का कुछ कि तुम्हारा जो वाटर है वो इस तरीके से 360 डिग्री में रोटेट कर रहा है। तो जो ये फॉर्म हो रहा है इसी को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो ये हम लोग पोरिंग बेसिन आप लोगों का ये हो गया। पोरिंग बेसिन की ये हाइट कितनी होती है, 2.5 डी, ठीक है। और इसे रिजर्वायर बोलते हैं मोल्टन मेटल का, ठीक है। कैविटी के इरोजन को कम करता है,
और आपका वर्टेक्स फॉर्मेशन को रोकता है, इसलिए एक साइड इसकी हम लोग स्लंट बनाते हैं। इसकी एक साइड स्लंट क्यों बनाते हैं, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपका आया हुआ है ईएससी में, ईएससी में ये पॉइंट आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात आती है इसके बाद हमारे पास बात आती है स्प्रू की, स्प्रू की बात आती है, स्प्रू की बात आती है। ठीक है, स्प्रू की बात आती है, स्प्रू की बात करते हैं। स्प्रू हमारे पास कैसा होता है, स्प्रू कुछ इस तरीके का देखा है, इस तरीके का देखा है। अब इस तरीके का स्प्रू क्यों होता है, इस तरीके का स्प्रू क्यों होता है, क्यों हम लोग सीधा नहीं ले सकते, क्यों हम लोग स्ट्रेट स्प्रू नहीं ले सकते, स्ट्रेट स्प्रू क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मोल्टन मेटल होता है, क्योंकि जो हमारा मोल्टन मेटल होता है वो किस फॉर्म में गिरता है, वो कुछ हमारा पैराबोलिकली शेप में कुछ गिरता है, पैराबोलिकली शेप में गिरता है। ऊपर से तो आपका पूरा गिरेगा, ठीक है, लेकिन नीचे आते आते वो पैराबोला फॉर्म करने लगता है, पैराबोलिक शेप गेन कर लेता है। और यहां से जब पैराबोलिक शेप गेन कर लेगा तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर एटमॉस्फेरिक एयर आ जाएंगी और गैसेस आ जाएंगी, जो हमारा एक इफेक्ट फॉर्म कर देंगे, एक डिफेक्ट फॉर्म कर देंगे, जिसे बोलते हैं एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट यही होता है कि मोल्टन मेटल, अगर हम लोग इसे बिल्कुल स्ट्रेट यूज करेंगे स्प्रू को, तो जो हमारा मोल्टन मेटल का कर्व होता है, मोल्टन मेटल कैसे फ्लो करता है, मोल्टन मेटल हमारा फ्लो करता है पैराबोला की फॉर्म में, पैराबोला की फॉर्म में हमारा फ्लो करेगा, पैराबोला की फॉर्म में फ्लो करेगा। तो जो बचा हुआ गैप है, इस गैप में हमारा एयर एस्पिरेशन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये कैसे क्रिएट होता है, ये हमारा क्रिएट होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के इंटर करने से या और भी गैसेस के इंटर करने से। यहां पर हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पर हमारा एयर एस्पिरेशन इफेक्ट फॉर्म हो जाएगा, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि हम लोग इसको स्ट्रेट क्यों नहीं लेते हैं, बस ये चीज समझ में आई। आप लोग इसको स्ट्रेट क्यों नहीं लेते हैं, ये चीज आपको क्लियर है। जल्दी से बताइए। देखिए, इसको हम लोग क्यों नहीं लेते हैं, यहां एयर एस्पिरेशन इफेक्ट ना फॉर्म हो जाए। तो अब लिख लेते हैं एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। डाल के लिख लीजिएगा हेडिंग, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग स्ट्रेट यूज करेंगे, बताएंगे तौफीक बताएंगे। अभी ये समझो, अभी उस पे भी आएंगे, पैराबोला बनाते हैं कि सिलेंड्रिकल बनाते हैं, बताएंगे। फिर रुको, अभी थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर तुम्हारी लिख लेना एयर एस्पिरेशन इफेक्ट के बारे में, अगर हमारे स्प्रू के अंदर एटमॉस्फेरिक गैसेस एंटर हो जाएंगी तो हमारा क्या होगा, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमारा डिफेक्ट का कॉज हो सकता है। इस वजह से हम लोग स्प्रू को दूसरे पॉइंट में लिख लेना, इस वजह से स्प्रू को हम लोग स्ट्रेट नहीं बनाते हैं, ठीक। अब इधर देखो, ये इसका कैसा ग्राफ है, इसका ग्राफ तुम्हारा कैसा है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक शेप बना रहा है। पैराबोलिक शेप, अब हम लोग कैविटी बनाओगे, मोल्ड की कैविटी बनाओगे, उसमें पैराबोला कैसे बनाओगे। पैराबोला बनाना मुश्किल होता है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग ईजीनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें दिक्कतें ना हो, उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं इसको बना लेते हैं। इसको कैसा बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं टेपर, इसको बनाते हैं सिलेंड्रिकल नहीं बनाते हैं तौफीक, इसको बनाते हैं टेपर।
स्प्रू को बनाते हैं टेपर। देखो ये तुम्हारा मोल्टन मेटल फॉर्म्स पैराबोला शेप, पैराबोला शेप, ठीक। मोल्टन मेटल क्या करेगा, तुम्हारा पैराबोला शेप को फॉर्म करेगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारा फॉर मैन्युफैक्चरिंग इजीनेस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग इजीनेस for manufacturing easiness we consider sprue as taper। अभिषेक कहाँ जा रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई। देखो मोल्टन मेटल का जो फॉर्म होता है वो पैराबोला शेप का फॉर्म होता है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इजीनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रू को टेपर बनाते हैं, स्प्रू को टेपर बना लेते हैं, स्प्रू को हम लोग टेपर बनाते हैं। क्लियर है तौफीक? तौफीक अब हमने टेपर बना लिया। अब हमने टेपर बना लिया तो हमारा स्प्रू कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। सपोज ये हमारा, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एरिया A1, ठीक, एरिया A1, यहाँ पर एरिया हमारा A2। अब डिज़ाइन करोगे, जब तुम इसको डिज़ाइन करोगे तुम्हारा अपने स्प्रू को, अगर तुम्हारा दोनों ऑप्शन है तो ऑप्शन में तुम्हारा टेपर ही आंसर सही होगा, टेपर ही आंसर सही होगा, क्योंकि उसमें तो जो तुम्हारा पैराबोला बनाता है, पैराबोला क्या किसका शेप है, पैराबोला तो तुम्हारा मोल्टन मेटल का शेप हो गया ना, पैराबोला जो हो गया तुम्हारा मोल्टन मेटल का शेप हो गया। ठीक है, तो जो अब तुम डिजाइन करोगे, जब उसको डिजाइन करोगे, स्प्रू को डिजाइन करोगे, स्प्रू को डिजाइन करोगे छोटे एरिया की तरफ, छोटे एरिया के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। अब छोटे एरिया के लिए क्यों डिजाइन करते हैं, सपोज तुम्हारे 4 दोस्त हैं, वो दौड़ रहे हैं, 4 दोस्त हैं दौड़ रहे हो, तुम 4 दोस्त हो, रनिंग कर रहे हो, ठीक। एक ले रहा है 10 मिनट, एक ले रहा है 4 मिनट, एक ले रहा है 8 मिनट, और एक ले रहा है 9 मिनट। अब तुम डिजाइन करोगे तो डिजाइन किसके बेसिस पे करोगे, कि तुम्हारी, अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारी रेस कब कंप्लीट होगी, तो तुम क्या बोलोगे, रेस कब कंप्लीट होगी। तो रेस कब कंप्लीट होगी, रेस कंप्लीट होगी जब तुम्हारा ए की रेस कंप्लीट हो जाएगी। ए कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट, ठीक है, बाकी कम टाइम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक ए नहीं कंप्लीट करेगा तब तक तुम ये नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारी रेस कंप्लीट हो गई। वैसे ही अगर कोई डिजाइनिंग में अगर कोई डिफेक्ट होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो जब अगर A2 में वो प्रॉब्लम आ गई तो वो A2 के लिए डिजाइन करोगे तो वो किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुम A1 के लिए डिजाइन कर दोगे, A1 के लिए डिजाइन कर दोगे तो तुम्हारा A2 में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए डिजाइनिंग करते समय हम लोग सबसे छोटे पार्ट को कंसीडर करते हैं, सबसे छोटे पार्ट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, अब यहां पर A1 एरिया हो गया, B1 वेलोसिटी हो गई, यहां पर A2 एरिया हो गया, B2 वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, जितना पाइप में से जितना वाटर एक तरफ से जाएगा उतना ही वाटर निकलेगा। दैट मीन्स क्या है, जितना फ्लो हम इधर से प्रोवाइड करेंगे उतना फ्लो हमें दूसरी तरफ मिलेगा, जितना एरिया और फ्लो A2 B2 ये होता है, ये होता है। यहां से तुम लोग एरिया A1 को निकाल लो, एरिया A1 को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A2 बाई B2 बाई B1, एरिया ऑफ A2 B2 बाई B1, ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी तुम्हारा क्या होता है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी तुम्हारा होता है V इक्वल्स टू
अंडर रूट 2g और h, अंडर रूट 2g और h। वेलोसिटी तुम्हारा क्या होता है, अंडर रूट 2gh। अब क्लियर है तौफीक? ठीक है, इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा सपोज हाइट है इसकी, ये तुम्हारी इसकी हाइट है स्प्रू की, इसको मान लो HS, ये तुम्हारी स्प्रू की हाइट हो गई। इसके ऊपर क्या लगा होगा, इसके ऊपर पोरिंग बेसिन लगा होगा, पोरिंग बेसिन लगा होगा। पोरिंग बेसिन लगा होगा और पोरिंग बेसिन की हाइट हमने मान ली, पोरिंग बेसिन की हाइट हमने मान ली, पोरिंग बेसिन की हाइट हमने ले ली HP, पोरिंग बेसिन की हमने हाइट ले ली है ये HP ये हमारी हाइट हो गई और HS स्प्रू की हाइट हो गई। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं HS जो हमारी है ये स्प्रू हाइट है, स्प्रू हाइट, ठीक, और HP तुम्हारी क्या है, पोरिंग बेसिन हाइट, पोरिंग बेसिन हाइट। ठीक, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, V2 ये है तुम्हारा, V2 ये है। अब V2 को जब तुम कैलकुलेट करोगे, V2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो इसमें तुम्हारे पास क्या क्या आएगा, V2 के लिए जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारी ये वाली हाइट भी आएगी और ये पोरिंग बेसिन की भी हाइट आएगी, क्योंकि तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो तो पूरी गेन करेगी ना, यहां से भी कुछ वेलोसिटी आएगी। ठीक है, अंडर रूट 2gh वेलोसिटी होती है, तो हाइट तो यहां से भी पोरिंग बेसिन की है, तो इसको भी कंसीडर करोगे और स्प्रू को भी कंसीडर करोगे। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, V2 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, V2 तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट, या डायरेक्ट इसे लिख लेते हैं, टाइम बच जाएगा। देखो यहां क्या है A1, ठीक है, A2 को ऐसे ही रहने दो। ठीक, V2 है, इसे लिखो अंडर रूट 2g। अब h की बात आई है तो h हमारे पास क्या है, टोटल h, HS और HP, HS प्लस HP, हाइट ऑफ स्प्रू अपॉन हाइट ऑफ रनर। अब बात कर रहे हैं, जब ये तो V2 की बात हो गई, V2 हमारा, V2 के लिए पूरी हाइट हो गई। अब अगर B1 की बात करेंगे, B1 की बात करेंगे, सिर्फ B1 की बात करेंगे तो उसमें हमारी कितनी हाइट मिल रही है, उसमें हमारी हाइट है सिर्फ पोरिंग बेसिन की हाइट, उसमें हमारी हाइट है सिर्फ पोरिंग बेसिन की हाइट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें जो मिल जाएगा अंडर रूट 2gHP हमें मिल जाएगा, अंडर रूट 2gHP हमें यहां से मिल जाएगा। अब यहां से A1 और A2 का रेशियो निकालोगे, A1 और A2 का रेशियो निकालोगे, यहां से अंडर रूट 2g तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से अंडर रूट 2g आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से एक चीज लिख लो, इसको यहां से, ठीक है, यहां पे लिख लो ना कि जो तुम्हारा पोरिंग बेसिन की हाइट है और स्प्रू की हाइट है, ये तुम्हारी मिलके क्या बनाएंगे, टोटल हाइट। पोरिंग बेसिन की हाइट और स्प्रू की हाइट मिलके क्या बनाएंगे, टोटल हाइट। तो यहां से तुम्हारा क्या रिलेशन हो जाएगा, अंडर रूट HT बाय HP। A1 A2 का जो एरिया होगा, A1 A2 का एरिया होगा वो आपका इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तौफीक पूछ रहे हो कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सर इसमें भी लगानी है क्या? अच्छा ये बताओ कि जो तुम्हारा फ्लो होता है वो फ्लो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? अगर तुम्हारा कोई भी फ्लो हो रहा है तो वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ठीक है, तो ये तुम्हारा यहां से हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया है, यहां पर हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोल लो या मास फ्लो रेट के लिए बोल लो, मास फ्लो रेट की जो हमारे पास होती है, क्यू, जितना मास तुम्हारा इधर से एंटर किया उतना ही तुम्हारा दूसरी तरफ से तुम्हें मिलेगा। Q1 इक्वल्स टू Q2 लगा लो, Q क्या होता है, A1 B1 होता है, या सिंपल इसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन समझ के लगा लो। यहाँ से तुम लोग एरिया के रेशियो निकाल लो, A1 अपॉन A2 निकाल लो या A2 अपॉन A1 निकालो, जो मन करे वो निकाल लो। ठीक है, जो तुमसे क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो वो यहाँ से निकल आएगा आसानी से। और हाइट V क्या होता है, अंडर रूट 2GH होता है। और उसके लिए क्या करोगे, पोरिंग बेसिन की कितनी हाइट है वो और स्प्रू की कितनी हाइट है वो, ये दोनों मिलके हमें मिलाएंगी टोटल हाइट। तो V2 के लिए टोटल हाइट हो जाएगी और H के लिए V1 के लिए हमारी पोरिंग बेसिन वाली हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमें रेशियो मिलेगा A1 अपॉन A2 का अंडर रूट HT अपॉन HP मिलेगा, टोटल हाइट अपॉन पोरिंग बेसिन की हाइट हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब स्प्रू का काम क्या होता है, ये तो तुम्हारा डिजाइनिंग पार्ट हो गया। स्प्रू का काम क्या होता है,
पोरिंग बेसिन से जो मोल्टन मेटल आ रहा है उसको रनर तक पहुंचाना, पोरिंग बेसिन से मोल्टन मेटल जो आ रहा है उसको रनर तक पहुंचाना काम होता है स्प्रू का। बस स्प्रू का काम इतना होता है, ठीक है। अब तुम्हारा स्प्रू डिजाइन हो गया। अब तुमने देखा होगा ये तुम्हारा स्प्रू भी डिजाइन हो गया। अब देखा होगा कि स्प्रू में कुछ इस तरीके का एक ऊपर की तरफ यहाँ पर वो लगाए थे, स्ट्रेनर लगाए थे, स्ट्रेनर लगाए थे। ये किस लिए लगाते हैं? स्ट्रेनर लगाए थे। ये किस लिए लगाते हैं? ये देखो, स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्यों लगाते हैं? हम लोग स्प्रू जो है हमारा पूरा फिल होके चले, पूरा स्प्रू जो है फिल होके चले, इसलिए स्ट्रेनर को लगाते हैं। ये हमारा क्या करता है? ये हमारे डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है, ये हमारे फ्लो को कंट्रोल करता है, फ्लो रेट को कंट्रोल करता है। जब हमें लगता है कि हमारा हाँ कुछ अमाउंट हम इस पे इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ, ये तुम्हारा स्प्रू है, ये तुम्हारा स्प्रू है, सपोज ये तो काफी बड़ा बन गया, ये तुम्हारा स्प्रू है, ये तुम्हारा स्प्रू है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने, ये तुम्हारा पोरिंग बेसिन होगा तो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा इधर बंद होता है, इधर हम लोग मोल्टन मेटल इस पे रोक लेते हैं। इस पे रोकने से क्या होगा? ये तुम्हारा कंट्रोल करता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्प्रू है पूरा फिल होके चले, पूरा फिल होके चले, तो कुछ देर के लिए हम इसको यहाँ पर रोक लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस लिए काम करता है? ये हमारा काम करता है, इसका क्या काम होता है? टू कंट्रोल द मास फ्लो रेट, द फ्लो रेट, मास फ्लो रेट नहीं, फ्लो रेट। कंट्रोल करता है किसको? कंट्रोल फ्लो रेट, कंट्रोल करता है फ्लो रेट को। जो तुम्हारा स्ट्रेनर होता है ये कंट्रोल करता है फ्लो रेट को, ठीक है। क्लियर है? अब नीचे देखा है कि इसमें लगा देते हैं हम लोग स्प्रू बेस वॉल लगा देते हैं। स्प्रू बेस बेल, ये कुछ देखा होगा स्प्रू के नीचे कुछ इस तरीके से हमारा होता है। स्प्रू के नीचे हमारा कुछ इस तरीके से होता है, स्प्रू के नीचे आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये हम लोग क्यों लगाते हैं? ये हम लोग इसलिए लगाते हैं कि टर्बुलेंस हमारा ना हो, क्योंकि यहां से जब मोल्टन मेटल गिरेगा हाइट से तो वो वेलोसिटी गेन कर लेगा, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम हो रहा है तो वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपके टर्बुलेंस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, रनर पर उसका कोई इंपैक्ट ना पड़े, इस वजह से हम लोग लगाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या लगाते हैं? इस वजह से यहाँ पर हम लोग स्प्रू बेस वॉल लगा देते हैं। इसका बस कोई काम नहीं होता, ये कहीं कहीं पे लगाते भी हैं, कहीं कहीं पे नहीं भी लगाते हैं। तो क्या इसका होता है? टू रेड्यूस द टर्बुलेंस को कम करने के लिए हम लोग स्प्रू बेस वेल को यूज करते हैं। स्प्रू बेस वेल को हम लोग टर्बुलेंस को कम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं रनर की। रनर इतना क्लियर है? पहले ये बता दो पीछे का क्लियर है सब, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब रनर की बात करते हैं। रनर हम लोगों का जो रनर बेसिकली होता है, ये हम लोग सिलेंड्रिकल टाइप का मतलब यूज करते हैं, मानते हैं सिलेंड्रिकल है। बस इसका जो ओरिजिनल शेप होता है, ओरिजिनल शेप जो हमारा एक तरीके से कहा गया है, वो हमारा होता है ट्रेपजॉइडियल शेप का रनर हमारा होता है। ये क्यों हम लोग ट्रेपजॉइडियल शेप का कैसे होता है? अब टर्बुलेंस की वजह से हमारा टर्बुलेंस के लॉसेस को कम करने के लिए, अब सपोज तुम्हारा स्क्रू बेस वेल लगा है, लेकिन इतना हाई वेलोसिटी से तुम्हारा आ रहा है, इतना तुम्हारा हाई वेलोसिटी से
तुम्हारा उसमें फ्लूइड वहाँ पर आ रहा है, वेलोसिटी इतनी हाई है, तो वहाँ पर टर्बुलेंस तो क्रिएट होगा, चाहे वेज बेल लगा लो या कुछ भी हो, टर्बुलेंस कुछ अमाउंट में तो क्रिएट होना ही होना है। उसकी वजह से हमारा रनर में तुम्हारा टर्बुलेंस क्रिएट होगा, रनर में टर्बुलेंस क्रिएट होगा। इसलिए रनर का हम लोगों का क्या होता है, रनर में हमारा जब टर्बुलेंस क्रिएट होता है, इस टर्बुलेंस लॉसेस को कम करने के लिए हमारे पास जो इसका शेप बताया गया था, ट्रेपोजॉइडियल शेप का बताया गया था, मतलब बनाते थे। क्यों बनाते थे इसे ट्रेपोजॉइडियल शेप का? टू अवॉइड टर्बुलेंस, या अवॉइड नहीं लिखो यहां पर, मिनिमाइज, अवॉइड नहीं, यहां पे लिखो टू मिनिमाइज, अवॉइड नहीं कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, मिनिमाइज टर्बुलेंस लॉसेस को। टर्बुलेंस लॉसेस को कम करने के लिए इसका शेप कैसा बनाया? ट्रेपोजॉइडियल बनाया। ट्रेपोजॉइडियल में तुम्हारे पास क्या हो गया? इस केस में ज्यादा सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो गया। इस केस में सरफेस एरिया हो गया ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा हो जाने की वजह से अब क्या होगा? सरफेस एरिया अगर हमारा ज्यादा हो गया तो अब इस केस में हमारे पास क्या आएगा कि हमारा हीट लॉस ज्यादा होने लगेगा। इसलिए हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ईजीनेस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग में जो चीजें ना हो, मैन्युफैक्चरिंग ईजीनेस के लिए और हमारा हीट लॉस को कम करने के लिए हमने इसको कैसा माना? हीट लॉस को कम करने के लिए हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें? सिलेंड्रिकल शेप में। इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया? इसको हमने कन्वर्ट किया सिलेंड्रिकल शेप में। सिलेंड्रिकल शेप में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि ये यहाँ से आसानी से हमारा जो भी फ्लो है, जो भी हमारा मोल्टन मेटल आएगा वो पास हो सकता है, और यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट किया सिलेंडर में। क्यों किया? अपने हीट लॉस को कम करने के लिए, क्योंकि ये ट्रेपोजॉइडियल जो आपका था ये ज्यादा एरिया, सरफेस एरिया हो जाता है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इसमें हीट लॉस जो होगा आपका ज्यादा हो जाएगा। हीट लॉस आपका इसमें ज्यादा होगा। और हीट लॉस को कम करने के लिए, अगर हीट लॉस हो जाएगा आपका बीच में ही, रनर में ही, तो आपकी कैविटी फिल नहीं हो पाएगी। कैविटी फिल नहीं होगी तो आपकी कास्टिंग प्रोसेस नहीं होगी। इसकी वजह से हम लोग रनर को सिलेंड्रिकल शेप का बनाते हैं। एसएस अब क्लियर है? कोनिकल साइज भाई नहीं लेते हैं। इसका जो ओरिजिनल साइज होता है वो ट्रेपोजॉइडियल होता है, लेकिन ट्रेपोजॉइडियल के केस में सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से हमारे पास हीट लॉस ज्यादा मिल रहे थे। जब हीट लॉस ज्यादा मिल रहे थे, हीट लॉस को कम करने के लिए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इजीनेस के लिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सिलेंड्रिकल शेप में। कन्वर्ट इनटू सिलेंड्रिकल शेप में इसको कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? तौफीक, बताओ भाई। देखिए रनर जो हमने माना, वो जब हमने स्टार्टिंग में रनर यूज करेगा तो वो ट्रेपोजॉइडियल शेप के यूज करेगा। किस लिए यूज करेगा? ये हमारे टर्बुलेंस लॉसेस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए यूज किए। टर्बुलेंस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए यूज तो किए, लेकिन ट्रेपोजॉइडियल का सरफेस एरिया होता है ज्यादा। इस वजह से हमें क्या मिल गया? हीट लॉस ज्यादा मिल गया। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से हमें मिले हीट लॉस की वजह से हमारा क्या होने लगा? मोल्टन मेटल हमारा सही से कैविटी फिल नहीं होने लगी, हमारी कास्टिंग
कास्टिंग हमारी खराब होने लगी। उसकी वजह से हम लोग क्या करने लगे, इसको हमने कन्वर्ट हमने कर लिया अपने सिलेंड्रिकल शेप में। उसकी वजह इससे में क्या हो गया, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में भी आसानी हो गई, हमारा फ्लो भी कांस्टेंट रेट से होने लगा और हमारा हीट लॉस भी कम हो गया। ट्रेपोजॉइडियल कैसा होता है ये देखो, ट्रेपोजॉइडियल इस तरीके का होता है, जिसे टेपर भी दिख सकता है तुम्हें। ये साइड कुछ इस शेप का, तौफीक इस शेप का ट्रेपोजॉइडियल तुम्हारा ये है, जिसे बोल सकते हो कि टेपर शेप का। ये हमारा आज का यहां तक टॉपिक था, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है, टाइम है बट वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपका गेट का रह गया है, उसमें आपका टॉप गेट और वॉटिंग गेट आपका रह गया, टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट और स्टेप्ड गेट। ये 4 टाइप के आपके गेट हैं। गेट से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल भी, इसका देखेंगे न्यूमेरिकल भी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखेंगे तो फिर अभी हम लोग इस चीज़ को कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम है कम, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं मंडे को सुबह 7 बजे मिलते हैं, और मंडे को हमारा टॉपिक रहेगा, मंडे को हम लोग ये कोशिश करेंगे कि गेट राइजर को सॉलिडिफिकेशन टाइम को, ये जो टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल हमारे पूछता है उन टॉपिक्स को कवर करें, उन टॉपिक्स को हम लोग जल्दी से कवर कर लें। और कोशिश ये रहेगी कि मंडे को न्यूमेरिकल वाला पोर्शन तो खत्म कर दें, उसके बाद आपके 2 दिन लगेंगे लगभग, उसमें 2 दिन आपके लगेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग में आपके 2 दिन लगेंगे, कास्टिंग के बारे में समझाना और एप्लीकेशन उनके कहाँ है, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। और जो आप लोगों ने वेल्डिंग पढ़ी है, वेल्डिंग में आप लोग देखिए पूरी वेल्डिंग आप लोग नहीं रिवाइज कर सकते पेपर से 3 दिन पहले। तो उसके लिए आप लोग क्या करिए, वेल्डिंग में जैसे क्वेश्चन कराए थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर वेल्डिंग के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हमसे पूछ रहा था। अब इसमें करने के लिए क्या, तो शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, डायग्राम बना लिया, जो भी बिल्डिंग प्रोसेस है, सपोज टीआईजी बना रहे हो तो टीआईजी का डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये कितने के लिए यूज होती है, 5 mm से कम की थिकनेस के लिए यूज होती है, ये लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया टंगस्टन का थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक। इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वेल्डिंग में किसमें होता है कि इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर रहे हैं और करंट कौन सा यूज कर रहे हैं। तो सब प्रोसेस का डायग्राम इनकी 2-3 लाइनों में लाइन में पॉइंट वाइज लिखना, कि जिससे पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि जब लिखा होता है बड़ी चीजें तो पढ़ने में दिक्कत होती है। जितना शॉर्ट लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अल्टीमेटली सिर्फ तुम्हें ही पढ़ने हैं तुम्हारे, बाकी किसी को कुछ नहीं समझ में आता किसी के शॉर्ट नोट्स से। मेरे भी शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, अगर हम अपने शॉर्ट नोट्स तुम्हें दे देंगे तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसमें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हमारे खुद के होते हैं, हमें क्या चीज आती है क्या चीज नहीं आती है। अब हमें पता है कि टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर हमें तो याद है कि 3300 से 3450 के बीच में होगा, 3300 से 3450 के बीच में होगा, तो हम क्यों भरेंगे पेज, तो हमें कॉपी भरने का कोई शौक तो है नहीं। और इसकी एप्लीकेशन जो सिर्फ तुम समझ पाओ, वेल्डिंग ऐसा करोगे तो वेल्डिंग हार्डली आपकी 4 A4 शीट में पूरी हो जाएगी, 4 A4 शीट में आपकी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब डिसाइड कर लो कि 40 पन्ने पढ़ने का मन है कि 4 पेज पढ़ने का मन है, तो ये करते रहो कि शॉर्ट नोट्स बनाते रहो हर एक चीज के। सौरभ क्वेश्चन भी कराएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए डिमांड की गई थी तुम ही लोगों की तरफ से। अब प्रोडक्शन शुरू हुआ है तो थोड़ा कंप्लीट कर लेना, तो सब्जेक्ट जल्दी कंप्लीट कर देंगे, क्वेश्चन कराएंगे। दीपावली के बाद से लगभग 1 महीना आप लोगों का बचेगा, 1 महीना
प्रैक्टिस होगी, सिर्फ प्रैक्टिस होगी। ठीक है, दीपावली तक थोड़ा सा इंतजार कर लो, प्रैक्टिस तब तक अपने आप कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करा दी जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं परसों सुबह, मंडे को सुबह 7 बजे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कोई भी डाउट हो तो बताना कि क्या डाउट था। ठीक है, थैंक यू क्लास।